नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में, जिसे हम लोग इस लेक्चर में लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल नाम के टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोगों ने डिक्टेटिव मैनर में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ बोर्स एटॉमिक मॉडल के उन ड्रॉबैक्स के बारे में जानना है जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन बच्चों, इन चीजों को पढ़ने के पहले मैं यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था, जिसके आधार पर हम लोग सीख सकेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को। ओके स्टूडेंट, बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी कि फर्स्ट वेवलेंथ पूछा जा रहा है किसका? फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के लिए। तो देखो, सबसे पहले बार्मर सीरीज जो होता है, बार्मर सीरीज के लिए N1 का वैल्यू तो फिक्स है 2। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट लाइन, तो बताओ तो फॉर फर्स्ट लाइन के लिए N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। और फॉर लास्ट लाइन के लिए N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम लाइन के लिए N2 का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर हम लोग मान लेंगे? इन्फिनिटी के बराबर। तो यहाँ पर जैसा कि वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो इस वेवलेंथ यानी कि इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वेवलेंथ निकालने का जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो क्या था? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। अगर बच्चों ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है तो अभी के अभी इसे याद भी कर लो आप लोग। 1 बाय लैम्डा ये जो है वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, इज इक्वल टू आर, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर होता है। जेड जो है, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और आयन, जो कि डेफिनेटली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा, क्योंकि बोर्स हाइपोथेसिस हमेशा हम लोग मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही पढ़ रहे होते हैं। और N1 और N2 का वैल्यू तो अलग अलग सीरीज ऑफ लाइंस के लिए अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट, तो उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ओके, तो उन सारे वैल्यूज को पुट अगर करेंगे तो बताओ तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? आर के जगह 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7। ओके, और जेड जो है वो हम लोग हाइड्रोजन के लिए कितना ले लेंगे? जेड का वैल्यू 1 ले लेंगे। तो यहाँ जेड का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, तो इस इक्वेशन को बच्चों जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 और 1/4 माइनस 1/9। ओके, तो इसे जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मीटर में, यानी कि यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो मीटर में आप लोगों को वेवलेंथ जो है उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन का मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो क्वेश्चन है लास्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा वेवलेंथ। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ओके, तो 1 बाय लैम्डा तो अपनी जगह है, आर के जगह 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 और इंटू 1 बाय N1 की जगह क्या लिख लोगे बच्चों? N1 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितने के बराबर दिया हुआ है? आप लोग देख रहे हो 2 के बराबर। तो यहाँ 2 स्क्वायर और माइनस 1 बाय N2 के जगह हम लोग कितना रख लेंगे बच्चों? इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1/4, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर से आप लोग जानो कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू कितने के बराबर होता है? तो वो 1 के बराबर होता है। अब N2 का वैल्यू अलग अलग सीरीज ऑफ लाइन के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि फर्स्ट लाइन की बात करें, फॉर फर्स्ट लाइन के लिए N2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। और फॉर
लास्ट लाइन का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लास्ट लाइन के लिए N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इंफिनिटी। तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1। तो इस आधार पर चूंकि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, R जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, सही है ना। तो अब चीजों को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर की जगह 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7, और जेड का जगह तो हम लोग 1 रख देंगे, और इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर, N1 मतलब 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ पर 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा। तो इसको जैसे आप लोग कैंसिल करोगे तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 और 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो इस आधार पर लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 4 बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। इसे सॉल्व करके आप लोग लैम्डा का वैल्यू हासिल कर सकते हो। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट लाइन के लिए पूछा है, तो लास्ट लाइन के लिए N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। और चूंकि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू होता क्या है, आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, कि बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को चीजें आसान और इजी लगने लगे और याद भी होता चला जाए। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर के जगह 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7, जेड के जगह तो 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 ही होगा, और 1 बाय N1 स्क्वायर, लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 1, और लास्ट लाइन के लिए 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर। तो जब बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो 1 बाय लैम्डा 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो इस आधार पर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर के आसपास। तो ओके, तो इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखो तो यहाँ पर लिख रहा है अप्लाइंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम 4th एनर्जी लेवल टू 1st एनर्जी लेवल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ये है n बराबर 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब 1st एनर्जी लेवल, और ये जो है बच्चों दिस इज n इज इक्वल टू 4। कोई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन बनाता है कहां से, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में। यहां पर था n इज इक्वल टू 4 में, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है n इज इक्वल टू 1 में। ओके, यहां से आप लोग गौर कर रहे हो, n इज इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया n इज इक्वल टू 1 में। तो इस स्थिति के लिए n1 का वैल्यू तो 1 है, n2 का वैल्यू कितना हो गया 4, और जानो कि ये हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर होगा। तो इस आधार पर हम लोग जान सकते हैं या देख सकते हैं कि डेली का वैल्यू कितना होगा। डेली क्या होता है, दरअसल जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर डेली इज एक्चुअली चेंज इन एनर्जी ऑफ द 2 एनर्जी लेवल्स, यानी कि E2 माइनस E1। फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पर भी देख रखा है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला खुद से डिराइव भी कर लेते हैं। तो देखो, तो E2 के जगह क्या होगा बच्चों, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर की जगह 1 ही रख देते हैं, n स्क्वायर जो होगा n2 कितना है बच्चों 4, तो ये 4 स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पर माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 n स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। n जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड के जगह कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो 1 स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितने के बराबर होगा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 है ना, और इंटू ये माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इस आधार पर ये आगे आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो डेली इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और 1 बाय 16 को अगर आप 1 में घटाओगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो ये इतना जूल जो है वो एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों पूछा जा रहा है कि अप्लाइंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द वेवलेंथ, की वेवलेंथ पूछा जा रहा है जब इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ, यानी कि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जंप करेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जानो कि ये जो डेल ई का वैल्यू आया है, ये डेल ई एक्चुअली किसके बराबर होगा, तो चूंकि डेल ई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि डेल ई इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा,
तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो लैम्डा को इस साइड रहने देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एससी डिवाइडेड बाय ये पूरा इधर आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 15 डिवाइडेड बाय 16। तो बताओ, तो इस आधार पर लैम्डा एचसी के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 6.626 10 टू द पावर माइनस 34, सी की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 15 डिवाइडेड बाय 16। ओके स्टूडेंट, तो इस आधार पर हम लोग वेवलेंथ का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मीटर में होगा एंड दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं बच्चों, और वो तरीका क्या होता है, ये हम मेथड 2 हम लोग बोल देते हैं उसको। ये मेथड 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन क्या था उसे एक बार फिर से विजुलाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 4 से, ये जो है दिस इज n इज इक्वल टू 4 और वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां पर, n इज इक्वल टू 1 में। ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला उसका वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है यदि ये हाइड्रोजन एटम है, यानी कि Z का वैल्यू जो है 1 है। तो ये सीधे हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय लैम्डा तो 1 बाय लैम्डा ही है, r की जगह 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7, जेड की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों, 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 है, और 1 बाय n1 स्क्वायर यानी कि 1 बाय n1 की जगह क्या रख देंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 जो है वो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बताओ, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 बाय 16। तो इस आधार पर इसे भी जब आप लोग सॉल्व करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 बाय 15 इंटू 1 16 इंटू 15 16 by 15 into 1 divided by 1.09677 into 10 to the power 7। जी, जो इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इतना मीटर यही आंसर हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का वेवलेंथ पूछा जा रहा है एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज, हाइड्रोजन एटम में तो जेड का वैल्यू हो गया 1, अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल n is equals to 3 to an energy level n is equals to 2, 3 से 2 में जा रहा है। in which region this electromagnetic does radiation falls to। चलो यहाँ ध्यान से देखो कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये अलग अलग ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है ये n is equals to 2 है और ये n is equals to 3 है। कहने का मतलब n1 is equals to 2 और n2 is equals to 3, और इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करता है कहां से, n3 से 2 में आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ जो है वो कितना होगा। ओके स्टूडेंट, तो कैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम दिया है तो जेड का वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों फॉर्मूला से बना सकते हैं, एक तो डेली निकाल के और या सीधा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 बाय लैम्डा आर की जगह 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7, जेड की जगह हम लोग हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर और 1 बाय n1 की जगह हम लोग 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस आधार पर आया क्या वैल्यू, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 बाय लैम्डा 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 और 1 बाय 4 माइनस 1 9 चौक क्या हो जाएगा, नीचे 36 और ऊपर 9 माइनस 4 के बराबर होगा, है कि नहीं बच्चों। अब इसे सॉल्व करते चले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 और ये 9 में 4 गया तो कितना हो गया बच्चों 5 बाय 36। अब इसे सॉल्व करो तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 36, तो ऊपर आ जाएगा तो 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7। तो जैसे आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो इतना मीटर ये आंसर के रूप में आ जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा ये किस सीरीज में लाई करेगा। तो आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या है 2 और n2 का वैल्यू क्या है बच्चों 3, दिख रहा है ना, n1 का वैल्यू 2 और n2 का वैल्यू 3 है। तो ऊपर कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है, ऊपर कहीं से
से इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है तो इस सीरीज ऑफ लाइन को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसे हम लोग बामर सीरीज बोलते हैं, अगर आप लोग जानो। और बामर सीरीज जो होता है वो किस रीजन में होता है, तो वो विजिबल रीजन में होता है, ठीक है ना। तो एक इस तरह से भी निकाल सकते हो। और दूसरा जो ये वेवलेंथ का वैल्यू आप लोगों को आया, तो मैंने एक टेबल लिखा रखा था और उस टेबल में अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग सीरीज ऑफ लाइन जैसे कि कॉस्मिक, इंफ्रारेड, गामा रे, इन सबों का वेवलेंथ का एक रेंज था। तो ये वेवलेंथ चूंकि विजिबल रीजन के रेंज में फॉल करता है, विजिबल रीजन क्या होता है बताओ, 4000 एंगस्ट्रम से 7800 या 7600 एंगस्ट्रम के बीच में अगर लाई करे तो वो विजिबल होगा। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो इसी रीजन में चूंकि लाई करता है, इसलिए ये विजिबल रीजन में होगा। ओके, ऐसे एक बार और भी याद कर लेते हैं, याद करने के लिए बस रिवाइज कर लेते हैं। लाइमन सीरीज का जो लाइन था वो किस सीरीज में था, यूवी रीजन में लाई करता था, ठीक है ना। बामर सीरीज का जो लाइन था वो विजिबल था, और बाकी सारा मतलब लाइमन बनाने के बाद PASCHEN पास्चन, BRACKE ब्रैकेट, PFUND पफन, और हम PHARIES हम प्राइस, तो ये सब का सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करता था। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। कर रहा है कि कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है क्या, एक्सप्लेन करो। एंड एट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He प्लस आयन इन ग्राउंड स्टेट। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है बच्चों आप लोगों से कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He प्लस आयन इन ग्राउंड स्टेट। ओके, सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है। ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ वही ऑर्बिट परमिटेड है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब वो NH/2π के बराबर है। ओके, तो यानी कि इस चीज को हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड बिकॉज द वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू ओनली सम इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He प्लस आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो बताओ, तो He प्लस आयन के लिए n का Z का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा बच्चों, 2 के लिए बराबर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू कितना होगा, ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर। तो इस आधार पर एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सही है ना, उन चीजों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो Z की जगह बच्चों क्या रख देंगे हम लोग, 2, तो 2 स्क्वायर, और n की जगह क्या रख देंगे बच्चों 1, तो 1 स्क्वायर। तो देखो तो बच्चों कितना वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू जो है ये हो गया -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4, और जो भी आ जाए इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, ये जूल में होगा आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th एनर्जी लेवल टू 1st एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ एनर्जी आर एमिटेड। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ कुछ अलग सा बात है। ये है मान लो 4th एनर्जी लेवल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है 3rd नहीं, 2nd नहीं, ये जो है जंप कहाँ करता है बच्चों, ये 1st एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो बोल रहा है कितना तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें निकलेगा। तो बताओ, तो 4 से 1 में आएगा तो डायरेक्ट भी आ सकता है, या यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से भी आ सकता है, या यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ तक आ गया। तो कुल मिलाकर कितना तरह का यहाँ पर आप लोगों को फोटोन देखने को मिलेगा बच्चों। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, है कि नहीं बच्चों। तो कुल मिलाकर आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर 6 यानी कि 6 अलग अलग तरह का
फोटॉन्स देखने को मिलेगा, है ना बच्चों। यहाँ पर कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये वाला को क्यों नहीं काउंट किए और इस वाले को क्यों नहीं काउंट किए। बच्चा ये वाला और ये वाला एक ही तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा और ये वाला भी एक ही तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से इन दोनों के बजाय हम लोगों ने एक ही वेव को काउंट किया। इसे हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं बच्चों, वो कैसे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2 भी होता है। तो इस आधार पर n की जगह हम लोग रख देंगे 4। ये जो फोर्थ एनर्जी लेवल से ना ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2। तो इस तरह से भी बच्चों आप लोगों के पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 6। ओके, तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बच्चों अपने पास दो क्वेश्चन है और उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ बनाते हैं, इस पहले वाले क्वेश्चन को और ये दूसरे वाले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन is to be removed from the first energy level of hydrogen atom, how much energy is required for this purpose। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, और बोल रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब n बराबर 1 से हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालना है। तो इसके लिए कितना एनर्जी जो है वो खर्च होगा। तो बच्चों एनर्जी E इज इक्वल टू होता है प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी गैसियस आइसोलेटेड के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और दरअसल ये आयनाइजेशन एनर्जी ही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो एकदम आराम से आ गया आंसर, ये 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और जेड का वैल्यू बच्चों हम लोग कितना ले लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो ये आंसर है, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल कैलकुलेट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He+। देखो यहाँ पर मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि हीलियम एटम जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनेगा क्या He++E। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालना हम लोगों के स्कोप में नहीं है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हम लोगों को किस तरह के स्पेसीज का आयनाइजेशन एनर्जी निकालने आता है बोर्स हाइपोथेसिस के अनुसार 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। यानी कि हम लोग हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा वो नहीं निकाल सकते, लेकिन He+ जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी निकालने हम लोग सीख सकते हैं। वो कैसे? देखो He+, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बन जाएगा He2++E। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और दरअसल यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिसे हम लोग अपने एबिलिटी के अनुसार निकाल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो He+ है दिस इज मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर। ओके, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, लेकिन जेड की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों? हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर। तब इस वैल्यू को कैलकुलेट करो तो 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 इंटू 4 जो भी हो जाए इतना जूल, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। न्यूमेरिकल बनाने के दौरान बहुत तरह का बोरियत महसूस होता है, लेकिन उस बोरियत से आप लोग खुद ही काबू पा सकते हो। ओके, तो न्यूमेरिकल जानना जरूरी भी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 टू n = 2। क्लियर है? यहाँ पर दो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये मान लेते हैं कोई भी एटम है तो ये n = 2 है और ये है n = 5। n = 5 से इलेक्ट्रॉन को भेजना है, कहां पर भेजना है? n = 2 में। तो बोल रहा है इस दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा और उसका वेवलेंथ क्या होगा। कैसे निकालते हैं बच्चों? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं चूंकि 1/λ = RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², तो यहां से हम लोग वेवलेंथ का वैल्यू निकाल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों अगर आप लोगों को याद है फॉर्मूला तो वो होता है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू Z² और 1/n1² माइनस 1/n2²।
तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख रखा है और साथ ही साथ ये सारा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है उन चीजों को भी हम लोग जानते हैं। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट हम लोगों के हाथ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1.09677 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर क्या चीज है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं। और 1/n1 ये n1 है और ये n2 है, तो n1 मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया 1.09677 इंटू 10⁻7 और 1/4 माइनस 1/25। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू ये 25 चौके 100 हो गया, नीचे 100 हो गया और ऊपर 25 माइनस 4। ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू के आधार पर हम लोग लैम्डा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25 में 4 गया तो 21 गुना 1.09677 इंटू 10⁻7 हो जाएगा और ये वेवलेंथ आ गया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बताओ तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है बच्चों। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 जेड की जगह तो 1 हो जाएगा, तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं। तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लें फ्रीक्वेंसी बराबर 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू ये, इसको अगर डिवाइड करोगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू 21/100 के बराबर आएगा। तो जो भी आ जाए इतना हर्ट्ज, दिस इज द आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर भी दो क्वेश्चन साथ में दिया गया है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ He प्लस आयन है, He प्लस के लिए बताओ तो बच्चों जेड का वैल्यू कितने के बराबर होता है 2 के बराबर। तो बोला एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He2 प्लस आयन, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितने के बराबर है 1 के बराबर। तो इसका रेडियस पूछा जा रहा है, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.0529 इंटू 10⁻−10 n स्क्वायर बाई जेड होता है। तो यहाँ पर 0.0529 इंटू 10⁻−10 n की जगह हम लोग क्या रख देंगे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2। तो दिस इज इतना मीटर जो है वो रेडियस आप लोगों को मिल जाएगा। यहीं पर साथ में पूछा जा रहा है एनर्जी, तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है बच्चों -2.18 इंटू 10⁻−18। तो क्या चीज जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो -2.18 इंटू 10⁻−18 जेड की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाय एन की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो 2.18 इंटू 10⁻−18 और इंटू 2 2 4 जो भी आ जाए, तो दिस इज द रिजल्ट। ये क्या चीज है बच्चों एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या होगा, ये जूल में होगा। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when the electron of hydrogen atom undergo transition from n is equals to 4 to n is equals to 2। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ n is equals to 4 से n is equals to 2 में जा रहा है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा 2, n1 जो है वो है 4 और n2 जो है वो कितना है 2। उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, यहाँ पर n1 का वैल्यू 2 है और n2 का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, वो 4 के बराबर। तो यहाँ पर आप लोगों से वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो बताओ तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 1/r जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। तो r की जगह 1.09677 इंटू 10⁻7 जेड की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, जेड की जगह हम लोग रख देंगे 2 स्क्वायर और इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये क्या है 2 जो है n1 है और 4 जो है वो क्या चीज है बच्चों, वो n2 है। तो इन चीजों को आप लोग जैसे सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों को रिजल्ट देगा 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 4 इंटू 1/4 माइनस 1/16। तो इस आधार पर यहाँ से हम लोग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ का वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.09677
इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 इंटू 1/4 माइनस 1/16 जो भी आ जाए कैलकुलेट करके इतना मीटर, वो आप लोगों को आंसर दे देगा, है कि नहीं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझना है कि व्हाट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसे आप लोग समझो। और कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है लॉन्गेस्ट, यहाँ पर शॉर्टेस्ट नहीं पूछ रहा है, हम लोग यहाँ केवल लॉन्गेस्ट पूछ रहे हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आप लोगों को बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी चेंज जो हो, यानी कि डेली जो है वो लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। लोएस्ट कब होगा, जैसे कि हम लोग बामर सीरीज की बात करें, ये बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज में क्या होता है बच्चों कि आता इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल पर है, फर्स्ट पर आता है कि सेकेंड पर, कहां से, ऊपर कहीं से आता होगा। तो यानी कि इसके लिए N1 का वैल्यू जो है 2 है, N2 का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारा होगा। तो बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी चेंज जो है सबसे कम। तो एनर्जी के चेंज सबसे कम कब होगा, जब N1 का वैल्यू 2 हो और N2 का वैल्यू 3 हो। बच्चों ध्यान से देखो, N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू 3 हो तो गैप जो है सबसे छोटा हुआ, गैप छोटा हुआ तो एनर्जी सबसे छोटा, तो वेवलेंथ जो है वो सबसे लंबा। तो अगर कहीं पर पूछे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि चूंकि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करने का मतलब हुआ कि एनर्जी जो है, एनर्जी चेंज डेली जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। नहीं कि वेवलेंथ अगर सबसे छोटा तो एनर्जी चेंज हाईएस्ट, तो N1 तो पक्का है, बामर सीरीज के लिए 2 है, तो N2 जो होगा वो 3 से लेकर कहां तक जाता है, इंफिनिटी। तो गैप सबसे मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब N2 का वैल्यू क्या हो, इंफिनिटी के बराबर। यानी कि किसी भी सीरीज ऑफ लाइन के लिए, किसी भी सीरीज के ऑफ लाइन के लिए अगर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो आप लोग क्वेश्चन कैसे बनाओगे, N1 का वैल्यू तो जो है वही लोगे, N2 का वैल्यू जो है सिंपली N1 + 1 के बराबर लोगे, यही सीखना है यहाँ पर। और अगर आप लोगों को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए कहीं पर क्वेश्चन में, तो वहां पर N1 का वैल्यू जो लोगे तो वही लोगे, N2 का वैल्यू डेफिनेटली कितना लोगे बच्चों, इंफिनिटी, है कि नहीं। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज है हाइड्रोजन एटम का, जेड का वैल्यू कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए 1, बामर सीरीज है तो N1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जस्ट नियर अबाउट यानी कि 3। अगर शॉर्टेस्ट पूछ रहा होता तो N2 का वैल्यू हम लोग इंफिनिटी लेते हैं, यही इस क्वेश्चन में सिखाना था बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर पूछ रहा वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2²। बाकी तो बन गया, R का वैल्यू 1.09677 इंटू 10⁻⁷, और Z की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों, 1², और साथ में 1/N1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2² माइनस 1/3²। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे 1.09677 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो इस तरह से इसको जो भी वैल्यू आएगा इतना पर मीटर, दिस इज द आंसर। ओके, अब बच्चों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक हम लोग शुरुआत करे थे किस चीज से, तो ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ किसका, तो बच्चों हम लोगों ने शुरुआत करी थी लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल से, ठीक है ना। तो वहीं पर हम लोग आ जाते, तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, की बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या क्या लिमिटेशन होता है उसे बच्चों हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशंस या गड़बड़ी जो है बोर्स हाइपोथेसिस में वो ये है कि इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके लिए अप्लीकेबल है ये, सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किसे बोलते हैं बच्चों, जो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, जो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज किसे बोलते हैं बच्चों, वही सिंपली क्या क्या नाम दे सकते हैं, हाइड्रोजन He पर प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया Li2+,
Be3+ एटसेट्रा। तो इस तरह के स्पेसीज के लिए ही हम लोग बोर्स हाइपोथेसिस को एप्लीकेबल मानते हैं। यानी कि बोर्स हाइपोथेसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा था, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 0.0529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाय जेड, मीटर में सब एसआई यूनिट में है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन, ये मीटर पर सेकेंड में। और एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये जूल में। और एनर्जी में बाकी यूनिट में भी याद रखना पड़ता है, -2.18 इंटू 10⁻11 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर अर्ग में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना पड़ता है -13.6 इंटू कुछ नहीं जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो ये एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला था, क्या क्या चीज का, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी वगैरह का। और इस फॉर्मूला को हम लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा फॉर्मूला अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। यानी कि ये सब का सब फॉर्मूला अप्लीकेबल है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज भी बोल सकते हैं हम जिसको, सिर्फ उसके लिए, बाकी के लिए अप्लीकेबल ही नहीं है। तो यही तो सबसे पहला और सबसे बड़ा लिमिटेशन कहलाएगा किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक है ना। दूसरा चीज कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस हम लोगों को देखने को मिलता है, कौन कौन, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड, हम्फ्राइज, इन सारे सीरीज ऑफ लाइंस का एग्जिस्टेंस या एक्सप्लेनेशन हम लोगों को बोर्स हाइपोथेसिस में मिला था। लेकिन ये सब किसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए, हाइड्रोजन के लिए, He+ के लिए, Li2+, Be3+ वगैरह के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा, उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन जो है बोर्स हाइपोथेसिस के द्वारा दिया गया था कि नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था। अगर आप लोग बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक बार फिर से देखना और समझना चाहो तो क्या करते थे कि किसी भी गैसियस स्पेसीज को, यहाँ पर कोई भी गैस है, उस गैसियस स्पेसीज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए या हीट दिए, तो इस गैसियस एलिमेंट से बहुत सारा रेडिएशन निकलता है। उन सारे रेडिएशन को अगर हम लोग स्लिट से पास कराकर एक प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये सीरीज ऑफ लाइन जो में बढ़ जाता है। तो ये स्प्लिटिंग के बाद जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम देखने को मिला, इसी स्पेक्ट्रम को एक्चुअली हम लोग क्या नाम देते थे बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता था, लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते थे। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पर आप लोग जानो बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करेंगे तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन स्पेक्ट्रम। यानी कि यहाँ पर कोई भी गैस लेकर हम लोग स्पेक्ट्रम तैयार कर सकते थे। लेकिन स्पेक्ट्रम तो हर जगह बनेगा, हर स्पेक्ट्रम को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। लेकिन बोर्स हाइपोथेसिस में जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिला वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के स्पेक्ट्रम का ही एक्सप्लेनेशन मिला। बाकी सारे एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा उसका एक्सप्लेनेशन बोर्स हाइपोथेसिस में नहीं था। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम समझाते हैं यहाँ पर कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ध्यान से देखना, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जो लाइन जा रहा था वो लाइन को सीधे जाना था, लेकिन डिस्पर्सन के बाद ये लाइन अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लाइन में बढ़ जाता है। ये डिस्पर्सन के बाद ये लाइन जो है अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लाइन में बढ़ गया। इस तरह से ये लाइन जो अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लाइन में बढ़ गया। अब जानो कि यहाँ पर इस प्रिज्म और इस पैटर्न, ये इसको हम लोग लाइन का जो यहाँ सीरीज आया ना उसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं। तो ये प्रिज्म और इस पैटर्न के बीच, इस प्रिज्म और इस पैटर्न के बीच ये जो रीजन है, यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, जैसे यहाँ दो प्लेट लगा दिए, इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर निगेटिव प्लेट, तो बताओ तो यहाँ सोर्स
और इस पैटर्न के बीच हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया यहाँ पर। तो ऐसा ही हम लोग इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी सेट कर सकते हैं। तो ऐसा जैसे करेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर लाइन को अगर देखो, इसको इनलार्ज करके हम यहाँ पर दिखाएं, अगर इनलार्ज करके, तो ये प्रिज्म से जो लाइन जाता था, कहाँ पर, पैटर्न पर जो ये लाइन जाता था, इसके बीच यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग सेटअप करेंगे, तो ये लाइन जो होता है फर्दर महीन महीन लाइन में बढ़ जाता है। ध्यान से देखो, बन रहा है, ये लाइन जो है ये फर्दर महीन महीन लाइन में बढ़ जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है इस लाइन का फर्दर। यानी कि हर एक लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फर्दर महीन महीन लाइन में बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैटर्न पर भी वो बटा हुआ दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में बोर्स हाइपोथेसिस में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट में अभी बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में, ये जो लाइंस है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, ये जो फर्दर महीन महीन लाइन में बढ़ जाता है, इस फेनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, स्टार्क इफेक्ट। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर प्रिज्म और ये पैटर्न के बीच जो लाइंस आता है, उस लाइन के बीच अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी सेट कर सकते हैं, यहाँ नॉर्थ पोल लगा दिए और इधर साउथ पोल लगा दिए, तो भी ये लाइन जो होता है फर्दर महीन महीन लाइन में बढ़ जाता है। तो यहाँ पैटर्न पर भी वो बटा हुआ दिखेगा। तो इसे हम लोग नाम देते हैं जीमैन इफेक्ट, ZEEMANN, जीमैन इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर दो चीजों को आप लोगों ने सीखा होगा, क्या क्या, एक जीमैन इफेक्ट और दूसरा क्या सीखा आप लोगों ने, स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट क्या होता है, एक बार बोल देते हैं फिर से, when lines of atomic spectrum is passed through external magnetic field, यदि हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये लाइन फर्दर महीन महीन लाइन में बढ़ जाता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। और उसी तरह से अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लाइन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर निगेटिव प्लेट, इस तरह से अगर हम लोग डाल दें, तो भी ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम का लाइन जो है फर्दर महीन महीन लाइन में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात का एक्सप्लेनेशन बोर्स हाइपोथेसिस में नहीं दिया गया था। एक बार फिर से बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। व्हेन लाइंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज पास थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन these lines will further splitted into fine lines, which is called the phenomenon of Zeeman effect. And when the lines of atomic spectrum is passed through external electric field, then it will split up into further split up into fine lines, then it is called स्टार्क इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बटे तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में वही काम हो तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, जीमैन इफेक्ट। बाद में जाकर, जो कि अभी जस्ट इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, हम लोगों को जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस जब हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये पार्टिकल के साथ साथ अच्छा खासा वेव कैरेक्टर भी शो करता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपने को नजर आ रहा है, ये एक्चुअली वेव की तरह काम करता है। लेकिन बोर ने तो क्या बोला था, बोर ने तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल होता है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड पाथ में मूव करता है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ गया कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करता है, लेकिन बोर्स हाइपोथेसिस के अनुसार इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है। तो ये भी ड्रॉबैक के रूप में काउंट होगा, किस चीज में, बोर्स हाइपोथेसिस में। बाद में चलकर इसी चैप्टर में हम लोगों को डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के बाद पढ़ना है HEISENBERG, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम लोग शॉर्टकट में देखें और समझें, तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी एटम के अंदर
किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन को पता ही नहीं करा जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो नहीं पता करा जा सकता है, और उसी तरह इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट मोमेंटम जो है वो भी नहीं पता करा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन को आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट मोमेंटम को भी से मास गुना वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बोर्स हाइपोथेसिस जो है, बोर्स हाइपोथेसिस के अनुसार तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन यानी कि आर के वैल्यू को तो निकाल चुके थे। आर का वैल्यू 0.0529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर बाय जेड के बराबर होता था, है ना बच्चों। बोर्स हाइपोथेसिस के अनुसार हम लोग तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन होता है, यानी कि इस दूरी पर इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के इस दूरी पर हमेशा मौजूद होता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन हम लोगों को पता है, किसके अनुसार, बोर्स हाइपोथेसिस के अनुसार। लेकिन हाइजेनबर्ग का कहना होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन निकाला ही नहीं जा सकता, तो ये गड़बड़ी हुआ। और साथ ही साथ ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी साथ साथ नहीं निकाला जा सकता। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन बोर ने तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी निकाल कर रख दिया था, और v का वैल्यू 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये जो है इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट वेलोसिटी भी बोर ने निकाल कर रख दिया था। तो इसका मतलब है कि बोर का कहना था इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट मोमेंटम दोनों निकाला जा सकता है, लेकिन बाद में जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो वो बेहतर रिजल्ट दिया और पाया कि इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम निकाला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फॉल्ट इन बोर्स हाइपोथेसिस। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि बाद में आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, तो इन चीजों के बारे में बाद में हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, ठीक है। और ये है क्या, ये सब का सब मॉलिक्यूल है कि नहीं, ये सब का सब क्या है बच्चों, ये सब का सब मॉलिक्यूल है, यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में हम लोगों को बाद में पढ़ना है। तो बोला जाएगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, के बोलेगा वाटर का स्ट्रक्चर बताओ तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बताओ तो NH3 का स्ट्रक्चर बताओ, तो जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो वो सारा स्ट्रक्चर जो है बोर्स हाइपोथेसिस में उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन था कि नहीं था, नहीं था। तो ये भी बोर्स हाइपोथेसिस का शॉर्टकमिंग था, यानी कि बोर्स हाइपोथेसिस नहीं एक्सप्लेन करा था किस चीज के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग, कि कोई भी दो एटम के बीच क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल बनने के लिए। तो इस बारे में बोर ने इन चीजों यानी कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। तो ये सारा क्या था बच्चों, ड्रॉबैक। जैसा कि मैं हमेशा करवाता हूं, 2 मिनट आप लोगों का समय लेकर इन सारे ड्रॉबैक्स को एक बार समराइज करके याद भी हम लोग कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो था बच्चों वो क्या था कि बोर्स हाइपोथेसिस जो था सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल था, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए ये एप्लीकेबल था कि नहीं था बच्चों, नहीं था। इस वजह से ये जो है बोर्स हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा फेथफुल नहीं रहा। दूसरा बात क्या था कि बोर्स हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया और साथ ही साथ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन करा, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के स्पेक्ट्रम के कैरेक्टर के बारे में बोर्स हाइपोथेसिस ने बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया। उसके बाद जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, क्या होता है जीमैन इफेक्ट, कि जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लाइन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पास करोगे तो ये लाइन फर्दर महीन लाइन में बढ़ जाता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में, उसी तरह एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लाइन को अगर आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पास करोगे तो भी ये फर्दर महीन लाइन में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है इस बारे में भी बोर्स हाइपोथेसिस में नहीं एक्सप्लेन करा गया था। बाद में चलकर जब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आया तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का कहना था इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी काम करता है, जो कि एक्चुअली है भी, लेकिन बोर ने तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल काउंट किया था, वो तो बोर ने नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी काम कर सकता है। तो ये भी गड़बड़ी था क्या चीज का, बोर्स हाइपोथेसिस का। बाद में हाइजेनबर्ग्स हाइपोथेसिस या हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आया तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट मोमेंटम नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन बोर ने इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन यानी कि आर का भी वैल्यू निकाल कर रख दिया
और एक्यूरेट मोमेंटम यानी कि v का भी वैल्यू निकालकर रख दिया। तो ये गड़बड़ी था क्या चीज का, बोर्स हाइपोथेसिस का, क्योंकि बाद में हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आया और वो दोनों याद रखना, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों के बारे में जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आया। यानी कि हम लोग तो जान रहे हैं ना, बोर्स हाइपोथेसिस भी बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया और मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर आया, जिसको कि हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का एग्जिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर है, जिसे हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट ड्रॉबैक जो होता है, बोर ना मॉलिक्यूल के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। यानी कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह, इन चीजों के बारे में बोर ने नहीं बताया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जानेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आज के आज इस टॉपिक से संबंधित नोट्स को पूरा कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ओके। और इस यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बनाना है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी बनाना है। तो आप लोग आज के आज जहां तक मैंने पढ़ाया, यहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे थ्योरी को अच्छे से याद कर लेना। और न्यूमेरिकल में आप लोगों को आज स्टिकर 3 जो मिला है, उस स्टिकर 3 को भी पूरा कर लेना। स्टिकर 2 मैंने पहले दे रखा है, स्टिकर 2 जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला स्टिकर तो कंप्लीट करना ही है। और स्टिकर 3 जो मैंने आज दिया, वो स्टिकर 3 जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर है, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या बोर्स हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, इस पर संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसे आप लोगों को बनाना है। लेकिन इन स्टिकर को बनाने के पहले अगर संभव हो, और अगर आप लोगों के पास एबीसी वाली बुक अवेलेबल है, तो एबीसी का जितना भी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम है आज तक, तो इसे भी आप लोग कंप्लीट कर जाना। और मेरे पर फेथ करो कि आज तक जितना भी दिमाग लगेगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो आज तक के ही क्वेश्चंस पर लगेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत ही इजी पोर्शन आने वाला है। और इजी पोर्शन क्या है उसका हिंट आप लोगों को आगे मिल ही गया होगा, वो क्या है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और जब मैं इन चीजों को पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा और जब आप लोग इसके क्वेश्चंस बनाओगे, तो आप लोग खुद भी बिलीव करोगे या फेथ करोगे कि इन टॉपिक के क्वेश्चंस पिछले टॉपिक के क्वेश्चन से ज्यादा आसान और इजी है। दूसरा चीज, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी फिजिक्स का हिस्सा है। और फिजिक्स वाले में यानी कि क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स में ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर है, वहां पर हमको इन्हीं चीजों को अच्छे से पढ़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब मैं आप लोगों को डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बेसिस है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का, जिसको कि हम लोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी बोल देते हैं, उसका बेसिस है। तो उन चीजों को अच्छे से जानना और समझना जरूरी होता है। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।